हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? कंपोजिट हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो इसमें मैं क्या बोलता हूं, इसमें हम लोग ऐसा बोलते हैं, इन पॉइंट वाइज लिखते हैं ना, ज्यादा सही रहेगा। इन sp3d एंड sp3d3 इन नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं इन। वैसे तुमने पढ़ा तो होगा ही पहले, sp3d एंड sp3d3 आर कंपोजिट हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये दो हाइब्रिडाइजेशन का मिक्सचर है। कौन? sp3d एंड sp3dt। in these cases energy and shapes of all hybrid orbitals are not same. In fact, both of them contain two types of hybrid orbitals. हमने क्या बोला कि जनरली देखो हम लोग अभी तक क्या देखते हैं, अभी तक हम लोग ऐसा देखते आ रहे हैं कि जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम शेप और एनर्जी के रहेंगे, sp3 है तो सभी सेम शेप और एनर्जी के रहेंगे। बट sp3d और sp3d3 में ऐसा नहीं होता है, इसमें कुछ अलग चलता है। इसमें दो तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है? कैसे कैसे? sp3d में कौन से होता है वो दो तरह का, बता सकते हो? और ऐसे ही sp3d3 में बोलो सर sp2 और dp, sp2 और pd, और sp3d3 में ऐसा, इसमें भी सेम है sp2d2 प्लस pd। अब इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें हम लोग बोलते हैं ये वाला तो मोर स्टेबल है और ये वाला लेस स्टेबल है। मतलब ये वाला कौन सा, sp2 या फिर नीचे वाला sp2d2, और pd वाला लेस स्टेबल है। दोनों के लिए लेस स्टेबल मतलब एनर्जी क्या है, एनर्जी pd वाले की ज्यादा है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? सर s कैरेक्टर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना? कैसे होगा? हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम लोग, तो हम बोलते हैं नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी हमारी बढ़ रही है, ऐसा मैंने मान लिया। ये D है, ये P है, ये S है। ऐसा ये तो पता ही होगा तुम्हें, S से ज्यादा P की एनर्जी होती है, P से ज्यादा D, ठीक है? अब सबसे पहले मैं sp3d3 के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं sp3d3 के बारे में बात करता हूँ। तो sp3d3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ लाई करेगा? देखो इधर तो मैं sp3d के बारे में बात कर रहा हूँ, इधर मैं sp3d3 के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले sp3d के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ लाई करेगा, तो मैं यहाँ बना दूं बिल्कुल s और p के बीच में, और बिल्कुल बीच में भी नहीं, थोड़ा p की साइड में रहेगा sp2 यहाँ बना सकता हूँ sp2 को। हाँ सर। थोड़ा p की साइड में क्यों है? पी कैरेक्टर ज्यादा है, पी ऑर्बिटल ज्यादा है, क्योंकि p का कैरेक्टर ज्यादा है। ऐसे ही मैं pd को बनाऊं तो pd यहाँ बनेगा कहीं, क्योंकि p और d दोनों 50-50 है, तो दोनों के बीचों बीच में मैंने pd बना दिया। एनर्जी किसकी ज्यादा हुई? एनर्जी किसकी ज्यादा हुई? pd वाली। pd वाले की, इसलिए वो अनस्टेबल है, सॉरी अनस्टेबल नहीं, लेस स्टेबल है ना?
ऐसे इसमें बनाऊं तो इसमें भी सेम, पीडी कहाँ बनेगा, पीडी यहीं बनेगा, ये मैंने बीच में बना दिया पीडी। sp2d2 कहाँ बनेगा, sp2d2 कहाँ बनेगा, sp2d2 थोड़ा pd से थोड़ा सा नीचे बनेगा, है ना। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है मैंने नीचे क्यों बनाया है, pd से ऊपर क्यों नहीं बनाया। उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी क्योंकि उसमें एक एस कैरेक्टर भी है, जबकि पीडी में अरे 50 भाई 50%। ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए तो ये बना रहे हैं, अब तो उल्टा बोल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो sp2d2 में एक s है प्लस 2p है, मतलब टोटल ये 3 लोग हो गए, और इधर 2d है, मतलब s और p का कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू d का कैरेक्टर, इसलिए वो s और p की साइड थोड़ा ज्यादा रहेंगे, इसलिए वो बिल्कुल बीचों बीच में नहीं आया है, थोड़ा सा नीचे आया है p और d से। समझ में आती है बात। हाँ सर। यस सर। ये हमने उसको नीचे बनाया, तो यहां से भी एक्सप्लेन हो गया कि भाई पीडी लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू sp2d2। चलिए, तो ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है बस, बाकी तुम्हें हमेशा मानना है कि sp2 या फिर sp2d2 ज्यादा स्टेबल हाइब्रिडाइजेशन है एज कंपेयर टू pd, और कंपोजिट हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ sp3d और sp3d3 में ही होता है। ये फर्स्ट पॉइंट था। पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, हम लोग बोलते हैं इन sp3d hybridization two types of location exist, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना। two types of location exist, axial and equatorial। Axial bonds are longer and weaker than इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। मतलब क्या है इसका मतलब वही है, जैसे अगर मैं अगेन बनाना चाहूं, ट्राइंगल बना देता हूं पहले, क्योंकि हमें sp3d बनाना है, तो टीबीपी टाइप का स्ट्रक्चर होगा, बीच में a है सेंट्रल एटम, ऊपर नीचे एक्सियल पे b और b। ठीक है, अगर हम लोग बोले जैसे ये है, यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d और इस ट्राइंगल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये बताई है मैंने नई बात कि हम बोलते हैं कि जो हमारे एक्सियल बॉन्ड है वो वीकर है, तो वो लेस स्टेबल हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेंगे, मतलब पीडी से, और जो ट्राइंगल वाला है, जो इक्वेटोरियल वाला एरिया है, वो मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू एक्सियल, तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बनेंगे। अच्छा, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 0 0। इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 33.33 33.33 है ना। चलिए, अब इसी बात के ऊपर लेकर हम लोग एक रूल लिखते हैं, क्या, जिसको तुमने पढ़ भी चुके होंगे पहले। थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग कंपोजिट हाइब्रिडाइजेशन में ही, बेंट रूल। क्या होता है बेंट रूल, बताओ। सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल बॉन्ड पे। ठीक है, देखो ये जो तुम्हें बात बताई है बेंट रूल की, ये तो है बच्चों वाली बात कि भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां पर होना चाहिए, एक्सियल पे होना चाहिए। बट जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट था बेंट रूल का, वो मैं तुम्हें एग्जैक्ट स्टेटमेंट बता देता हूँ, और वही याद रखना है, उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा आसानी से। ठीक है, तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है, अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, a more electronegative element
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में हम लोग किसकी बात करें? टर्मिनल एटम की, सेंट्रल एटम की बात नहीं कर रहे। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टेंड्स टू अवॉइड एस कैरेक्टर। ये थ्योरी हर जगह एप्लीकेबल रहेगी कि हमेशा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा वो एस कैरेक्टर को अवॉइड करना चाहेगा। तो अगर उसको एस कैरेक्टर अवॉइड करना है तो वो कहां पर रहेगा? एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे? एक्सियल पे। एक्सियल पे, क्योंकि एक्सियल पे एस कैरेक्टर है ही नहीं, इसलिए वो एस कैरेक्टर को अवॉइड करना चाह रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए वो कहां पर चला जाएगा? इसलिए वो एक्सियल पे चला जाएगा। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, इसको हमें याद रखना है, इससे काफी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। अब जो तुम जानते हो वो भी लिख देते हैं। हम बोलते हैं इन टीबीपी ट्राइंगल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव species occupies axial position while lone pair occupies इक्वेटोरियल पोजीशन। इससे मैं एक चीज और तुम्हें बता देता हूं क्या, कि कभी भी हर जगह ये बात ध्यान रखना कि हमेशा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी होगा उसको तो एस कैरेक्टर को अवॉइड करना है, और जो लोन पेयर होगा वो हमेशा एस कैरेक्टर को अपने पास रखना पसंद करेगा। क्योंकि कभी भी देख लेना, किसी भी स्पीशी में अगर लोन पेयर रहेगा ना तो ज्यादातर या तो वो एस ऑर्बिटल का मिलेगा या पी ऑर्बिटल का, है ना। जैसे हम लोग बात करें, अगर एक लोन पेयर होगा तो वो 110% एस ऑर्बिटल में ही रहने वाला है, ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में अगर लोन पेयर है, एक होगा तो एक ही एस ऑर्बिटल में रहेगा, दो होगा तो एक एस में और एक पी में, ऐसा रहेगा। अगर तीन है तो एक एस में दो पी में, ऐसे रहेंगे। तो एस कैरेक्टर तो लोन पेयर रखेगा ही रखेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अगर लोन पेयर है तो वो एस कैरेक्टर को एकदम एस कैरेक्टर को रखना पसंद करेगा। तो लोन पेयर एस कैरेक्टर रखना पसंद करते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एस कैरेक्टर को अवॉइड करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। कुछ स्ट्रक्चर से तुम्हें बनानी है। पहला PF3Cl2, सेकंड XgO2F2, थर्ड XgO4 2-, बनाए तीनों स्ट्रक्चर को बना के बताए। हो गया? बोलिए।
अरे बोलो भाई। पहला वाला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? इक्वेटोरियल sp3d एक्सेल पे 2F। हाँ एक्सेल पे 2 है। तीसरे F एक्सियल को तो पे कहीं दो भी लगा F, सकते हैं ना। क्या बोल रहा है? तीसरे वाले F को तो किसी भी साइड लगा सकते हैं कि उसमें भी कुछ रहेगा मतलब। हाँ, हमें पहले इक्विटोरियल एक्सियल पे पहले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रखने हैं। अब ऑब्वियसली दो ही एलिमेंट रख सकते हैं क्योंकि दो ही बॉन्ड है ना एक्सियल वाले। अच्छा। अब तीसरे फ्लोरीन को तो कहीं भी रखो क्योंकि जो इक्विटोरियल की दोनों पोजीशन है वो तो आइडेंटिकल है। हाँ ठीक। XgO2 F2 का बताए? सर हाँ फिर से f हाँ F एक्सेल पे रहेगा। एक लोन पे हम्म और डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड। ऑक्सीजन। चलिए, तो अगेन हमने स्ट्रक्चर बना दिया है कुछ ऐसा। सीसो है ना, ठीक है। थर्ड वाले में बताइए। सर इसमें दो लोन पे है। दो लोन पेयर कहाँ पे लगाऊं? ऑपोजिट एक्सियल पे लेकिन अपोजिट ऊपर ऑपोजिट नीचे। एक्सियल पे ही सॉरी नहीं सर इक्वेटोरियल पे लेकिन ऑपोजिट। अब अपोजिट क्या होता है? ट्राइंगल में क्या अपोजिट होता है? सर ट्रायंगल नहीं उसका 6 है सर हाइब्रिडाइजेशन। स्टेरिक नंबर 6 है। स्टेरिक नंबर 6 है। अच्छा 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 अच्छा, मैं ना स्टार मार्क कर देता हूँ इसी स्ट्रक्चर में। देखो मैं स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ। स्ट्रक्चर इज लाइक कैसा होगा? ऐसा ऐसे ही थोड़ी दिया था मैंने। तुम तो जीनोन पर नेगेटिव लगा के बैठ गए। ठीक है, XgO4 2-। अब देखो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन मैंने एक्सियल पे लगाया है और O नेगेटिव मैंने इक्विटोरियल पे लगाया है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या ऑक्सीजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन माइनस से। समझते हो इस बात को? हाँ सर। इसलिए डबल बॉन्ड वाला एक्सियल पे गया है और सिंगल बॉन्ड वाला इक्विटोरियल पे आया है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं सोचना है कि भाई डबल बॉन्ड तो छोटा हो गया तो उसको मैं कैसे एक्सियल पे ले जाऊं। नहीं, इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, चलिए हम लोग है ना हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे। तुमने देखा होगा लास्ट क्लास में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे। ऐसा पहले में जैसे मैंने sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था, फिर sp2 के बारे में बताया, और हाइब्रिडाइजेशन में मैं ओवरलैपिंग ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बता रहा था। तो sp और sp2 तक ही बस मैंने बताया था, उसके बाद sp3 वगैरह नहीं बताया क्योंकि फिर वो स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, इसलिए। अब जैसे मान लो मैं बात करूं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की, कि उसके बारे में कुछ स्ट्रक्चर बनाए। तो देखो एक स्ट्रक्चर बनाने का एक मेथड भी होता है ना, हो सकता है तुम्हें आता हो या फिर भी मैं तो अपना तरीका तुम्हें बता ही देता हूँ ना। जैसे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, अब मैं तुमसे पूछूं, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया SF6, सेकंड था XgOF4, थर्ड था XgF4। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, जैसे मान लो पहले मुझे स्ट्रक्चर बनाना है SF6 का। तो सबसे पहले तो है ना ऐसा देख लो, सबसे पहले तो देख लो जैसे कि SF6 है तो सेंट्रल एटम कौन होगा? सल्फर। 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 तो पहले तो रफ स्ट्रक्चर बनाओ, सल्फर है तो ठीक है, सल्फर मैंने लिख दिया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में? 6। 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे लगा दो एकदम, है ना, 1 2 3 4 5 6। अब इससे 6 फ्लोरीन कनेक्टेड है। अब जो 6 फ्लोरीन कनेक्टेड है, क्या वो 6 के 6 फ्लोरीन कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं? डबल, सिंगल, ट्रिपल? सिंगल। सिंगल बॉन्ड। सिंगल। सिंगल सारे बॉन्ड। सारे फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, है ना। तो अब मुझे एक रफ स्ट्रक्चर का आइडिया हो गया। अब रफ स्ट्रक्चर का आइडिया हो गया तो मैं यहाँ से क्या पता लगा सकता हूँ? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या? नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम 6
लोन पेयर 0, तो स्टेरिक नंबर आ गया है 6, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। अब हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया sp3d2 है और कोई लोन पेयर नहीं है। अब एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पे आओ, वो कैसा बनेगा, ऐसा। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ सर। तो वो ऐसा रहेगा और नीचे यहाँ पर फ्लोरीन। जैसे ना मैं दूसरा वाला एग्जांपल भी मैं ही सॉल्व करता हूँ। जैसे XeOF4 है। अब जिनॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 8 इलेक्ट्रॉन। अब एक तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा? डबल तो डबल ऑक्सीजन को बॉन्ड। ऐसे डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। अब 4 फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन को ऐसे 4 फ्लोरीन को ऐसे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। अब देखो इसका स्टेरिक नंबर चेक करो, बॉन्डेड एटम कितने हुए 5, लोन पेयर हुआ 1, मतलब स्टेरिक नंबर अगेन 6 आया, तो sp3d2। बट अभी के वाले केस में एक लोन पेयर है, तो देखो स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक तो लोन पेयर, और देखो हमेशा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा सिमेट्रिकल बनाए। अगर चारों फ्लोरीन है तो चारों फ्लोरीन को आमने सामने लगाने का ही ट्राई करें, और डबल बॉन्ड O, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। समझे? हाँ सर। तो थर्ड वाला है वो भी मैं ही कर देता हूं, इसके बाद में तुम्हें खुद से और क्वेश्चन दूंगा ना। XeF4, जैसे मान लो अभी आया XeF4 अगेन, इसमें देखा जिनॉन क्या है, जिनॉन के आउटर मोस्ट शेल में वापस 8 इलेक्ट्रॉन। अब 4 फ्लोरीन है, तो 4 फ्लोरीन को सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्ट करना होता है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। स्टेरिक नंबर बोला तो 2 लोन पेयर, 4 बॉन्डेड एटम 6, तो अगेन sp3d2। तो इसमें भी अगर मेरे को 2 लोन पेयर अगर लगाने हैं तो हमेशा आमने सामने ही लगाएं 180 डिग्री पे, और 4 फ्लोरीन, तो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर आ गया। सर समझे कैसे बनाना है? लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन में क्यों नहीं रखते? इक्विटोरियल और एक्सियल पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करती ऑक्टाहेड्रल में, मैंने पहले ही बताया था। अच्छा सर। तुम चाहो तो स्ट्रक्चर ऐसा भी बना सकते हो, जैसे मान लो तुम्हें मतलब मेरी बात अच्छी नहीं लग रही कि नहीं नहीं मेरे को तो मजा ही नहीं आ रहा, तो ऐसा भी बना सकते हो। बस 180 डिग्री पे रखना है लोन पेयर को, ठीक है? समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ सर। चलिए फिर अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन, और तुम्हारे लिए क्वेश्चन देता हूँ मैं, करके दिखाएं सर वो इसको। आपने वो मतलब बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में मतलब एस कैरेक्टर कम अलग नहीं होना चाहिए, उसका रीजन क्या बोला था आपने? रीजन तो मैंने बोला ही नहीं कुछ, ये तो रूल बताया, रूल है, बेंट ने रूल दिया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ट्राई टू टेंड्स टू अवॉइड परसेंटेज एस कैरेक्टर। सर लेकिन फिर अब मतलब अभी जैसे हम देखते हैं कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी जब भी होता है तो उसमें sp रहता है, उसको हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं ना, क्योंकि उसमें s कैरेक्टर ज्यादा होता है। नहीं 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 नहीं, तुम समझे नहीं बात को, वो दोनों थ्योरी अलग है। उसका मतलब तो ये है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं कि 2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक तो जैसे एक तो हमारे ट्राइंग ये है ना, ये बैंड रूल सिर्फ उसमें अप्लाई है, एक तो sp3d के लिए ओनली है ना, मैंने वहां पे लिखा भी था फॉर sp3d हाइब्रिडाइजेशन, देखो लिखा है ब्रैकेट में। हाँ। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको कहाँ रखना है, जैसे 2 एलिमेंट होंगे, दोनों में से एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक कम होगा, तो जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा वहीं पे रखेंगे इसको। अब तुम तो ऐसी बात कर रहे हो 2 अलग अलग जिनका हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, दो थ्योरीज को मर्ज कर रहे हो तुम, ऐसा मत करो। ओके सर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, अभी जैसे मैंने स्ट्रक्चर बना के बताया ना वैसे ही करना है। डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। हाइब्रिडाइजेशन पता लगानी है किस किस की, पहला हाइब्रिडाइजेशन नहीं, हाइब्रिडाइजेशन के साथ शेप भी पता लगा दो, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द फॉलोइंग: I3 प्लस, I3 माइनस, BrF5, 4 ClO4 माइनस। जैसे मैंने बताया वैसा करना है ना, वैसे तुम्हें पता ही होंगे स्ट्रक्चर, तो इसलिए ऐसा मत सोचना कि जो हमें पता है वैसे ही कर दें हम, इनके करो।
हो गया सर। सर 1 मिनट। हो गया क्या? हाँ सर 1 मिनट। ले लो भाई, जिसको 1 मिनट चाहिए जल्दी से ले लो 1 मिनट। हाँ सर। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं बताता हूँ कैसे करना है इसमें। जैसे पहला वाला देखो, जैसे I3+ है। अब I3 में सेंट्रल एटम किसको मानेंगे? ऑब्वियसली आयोडीन को ही माना जाएगा। आयोडीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 7। बट 7 नहीं रहेंगे, अभी कितने रहेंगे? 6। 6, क्योंकि प्लस चार्ज आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। अब बचे 2 आयोडीन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो स्टेरिक नंबर, देखो स्टेरिक नंबर क्या है? 2 तो लोन पेयर है प्लस 2 बॉन्डेड एटम है, तो स्टेरिक नंबर 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका जो एक्चुअल शेप आएगा वो कैसा आएगा? ऐसा आएगा, जैसे इस तरह का sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल पर R पॉजिटिव लगा दीजिए। समझ में आया कैसे कर रहा हूं मैं? हाँ सर। हाँ सर। ऐसे ही मान लीजिए अगर I3- है तो आयोडीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, बट इस केस में कितने हो जाएंगे? 8, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज आ गया है और 2 आयोडीन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए। स्टेरिक नंबर की बात करें तो 2 बॉन्डेड एटम है और 3 लोन पेयर है, तो स्टेरिक नंबर आ गया है 5, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अब 3 लोन पेयर के साथ रहेंगे तो कैसा शेप आएगा? लीनियर शेप आएगा, है ना। तीनों जो लोन पेयर है वो ट्राइंगल के अंदर आएंगे, तो ओवरऑल पर बाहर नेगेटिव चार्ज लगाती है। ऐसे ही अगर मैं BrF5 में देखूं, BrF5 में देखें तो ब्रोमीन मेरा सेंट्रल एटम होगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए। अब स्टेरिक नंबर की बात करें तो 5 बॉन्डेड एटम प्लस 1 लोन पेयर, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। BrF5 तो काफी पॉपुलर है, वैसे ही पता चल जाता है इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल है ना। समझ आ रही इतनी बात? हाँ सर। हाँ सर। जैसे एक ClO4- है। अब देखो क्लोरेट आयन तो ठीक है हमें पता है, बट जैसे 11th वाले बच्चों को पता नहीं होता है, तो उनको कैसे बताते हैं हम लोग कि भाई क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, बट एक नेगेटिव चार्ज है तो 8 हो गया। अब 4 ऑक्सीजन है, चारों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेंगे, चारों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेंगे। तो स्टेरिक नंबर की बात करें हम लोग तो स्टेरिक नंबर यहाँ पर कितना होगा? बॉन्डेड एटम 4, लोन पेयर 0, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये ऐसा रहेगा, और ओवरऑल पे नेगेटिव चार्ज। अब ओवरऑल पे नेगेटिव चार्ज लगाने का मतलब ये होता है अंदर वो नेगेटिव चार्ज किसी पे भी आ सकता है, क्लोरीन पर भी या ऑक्सीजन पे भी, स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो ऑब्वियसली जब अंदर लाएंगे नेगेटिव चार्ज को तो ये किस पे आ जाएगा? ऑक्सीजन पे आ जाएगा। ऑक्सीजन पे आ जाएगा, ठीक है। बट हमने शेप और हाइब्रिडाइजेशन तो आइडेंटिफाई कर ही लिया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन था और शेप टेट्राहेड्रल था, ठीक है। अब फिफ्थ वाला था हमारा SO2F2। अब इसमें सल्फर मेरा क्या है? सल्फर सेंट्रल एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 2 ऑक्सीजन थे डबल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेंगे, 2 फ्लोरीन थे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेंगे, तो 4 बॉन्डेड एटम है तो स्टेरिक नंबर 4 हो गया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। सल्फर देखिए S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O F और F, ऐसा शेप रहेगा। समझ गए?
SA6 लास्ट वन इज SF2, उसमें ऐसा होगा। स्टेरिक नंबर 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ। समझ में आती है बात इतनी? हाँ सर। चलिए अब हम लोग sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर लिया था। एक हम लोग sp3D3 में भी एक एग्जांपल को लिख लेते हैं। उसमें जो बॉन्ड लेंथ वाला है फंडा वो याद रखने वाला है, sp3D3 हाइब्रिडाइजेशन। हमें स्ट्रक्चर बनाना, ये मतलब स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना और क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करना तो आना ही चाहिए, कम से कम इतना काम तो आना ही चाहिए। जैसे मान लो इसमें अगर हम लोग बात करें, एक एग्जांपल होता है sp3D3 में सबसे पॉपुलर IF7। IF7 में अगर हम लोग बात करें तो IF7 तुम्हें पता होगा, IF7 कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। मतलब किस तरह का स्ट्रक्चर हुआ है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जैसा है। अब PBP स्ट्रक्चर है, पेंटागनल बाइपिरामिडल। पेंटागन बाइपिरामिड। हाँ इसके अंदर एक चीज हमें याद रखनी है कि जो बॉन्ड लेंथ है IF की, दो तरह की बॉन्ड लेंथ है IF की। आयोडीन फ्लोरीन के बीच में दो तरह का बॉन्ड लेंथ है। कौन सा? एक तो है इक्वेटोरियल और एक है एक्सियल। तो इसमें इस चीज को याद रखना है तुम्हें, IF7 में जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ होता है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू एक्सियल बॉन्ड लेंथ। आई थिंक एनसीईआरटी में भी लिखी है ये बात। चलिए तो हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जितना पढ़ना था सब कुछ पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में। सर, बेंड रूल मतलब केवल sp3D के लिए ही अप्लाई है, खाली sp3D के लिए? हाँ sp3D3 के लिए के ही लगाते हैं, बाकी हम लोग अभी पढ़ेंगे उसमें भी बहुत जगह हम लोग अप्लाई कर देंगे, बस देखते जाओ तुम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे बॉन्ड पैरामीटर्स। हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ लिया है, नई चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं? मतलब लाइक बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, इनके बारे में। इनको कैसे कंपेयर करेंगे? इनके काफी क्वेश्चंस आते हैं, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने वाले, बॉन्ड एंगल्स को कंपेयर करने वाले, बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर करने वाले, है ना। तो जनरली बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल के ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉन्ड पैरामीटर में, सबसे पहला है हमारे पास बॉन्ड लेंथ। इसमें ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें मैं लिखवा दूंगा, बाकी फिर भी हमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें कॉमन सेंस से ही सोचनी पड़ती है कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। बाकी मेजरली चीजें तो हम लोग कवर इसमें कर ही लेंगे। बॉन्ड लेंथ में देखो सबसे पहली चीज क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर में साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, अब इसके ब्रैकेट में ये चीजें भी लिख लूंगा मैं कि कहाँ एप्लीकेबल है कहाँ नहीं, है ना। हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता ये। साइज ऑफ एटम में मैंने लिखा है एप्लीकेबल एप्लीकेबल इन डाउन द ग्रुप। अब तुम्हें ये तो पता ही होगा कि जो बॉन्ड लेंथ होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। जैसे मैं तुम्हें पूछूं HF, HCl, HBr, HI में बताएं बॉन्ड लेंथ, और FF, ClCl, BrBr और II में बताएं बॉन्ड लेंथ। जल्दी से बता दो। HI का ज्यादा होगा HBr से, फिर HCl, फिर HF। नीचे में भी सेम होगा। नीचे में सेम। ठीक है, तो पहला था साइज ऑफ एटम जो हम लोग जनरली ग्रुप में ही कंसीडर करते हैं। जैसे HF, HCl, HBr, HI में H तो कांस्टेंट था, S तो सेम था, FCl, BRI का साइज बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ा, तो ये तो ठीक है, हमें पता है। बी हम लोग बात करते हैं साइज ऑफ एटम के अलावा नंबर ऑफ लोन पेयर के बारे में। लोन पेयर से भी बॉन्ड लेंथ पर फर्क पड़ेगा, तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन बॉन्डेड एटम। ठीक है,
दूसरी चीज क्या है, पहला तो साइज ऑफ एटम था, दूसरा नंबर ऑफ लोन पेयर। इसमें मैं लिखता हूं क्या, एप्लीकेबल अक्रॉस द पीरियड। पीरियड में जनरली हम लोग पीरियड में इसको एप्लीकेबल मानते हैं। अब इसमें क्या है पॉइंट इज नंबर ऑफ लोन पेयर इज डायरेक्टली proportional to bond length। जितना लोन पेयर का नंबर बढ़ेगा उतना बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। कोई बता सकता है क्यों? बोलो। सर रिपल्शन की वजह से। ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, है ना, लोन पेयर का रिपल्शन बढ़ेगा इसलिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा क्या, कुछ ज्यादा बॉन्ड तो नहीं बना दिया कार्बन के, ठीक है। कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है ना। कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ। तो क्या होगा, बताएं। फ्लोरीन में ज्यादा लोन पेयर है तो वो होगा, फिर ऑक्सीजन फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, ऑक्सीजन से। उससे कम ये, फिर उससे कम ये, है ना। ऐसा देखेंगे हम लोग। अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं, एक और चीज मैं बताता हूँ ना, जैसे मान लो एक चीज और मैंने लिखी, मैंने लिखा इधर ये कार्बन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, इधर ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, इधर ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, इधर ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड है ना। इसमें बॉन्ड लेंथ बताओ। फ्लोरीन का ज्यादा रहेगा ऑक्सीजन से। ऐसा क्यों लिखा मैंने? बोलो 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 बोलो। ऐसा इसलिए लिखा, अरे भाई लोन पेयर में रिपल्सन तो तब कंसिडर करेंगे ना जब दूसरे एटम के पास भी लोन पेयर हो। अब फ्लोरीन अकेला अपने लोन पेयर को रिपेल करके थोड़ी बॉन्ड लेंथ को चेंज कर सकता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है बट वो रिपेल करेगा किसको? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है बट वो रिपेल करेगा किसको? सामने वाले हाइड्रोजन के पास तो नहीं है ना लोन पेयर। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। समझ गए? बोलो। सर एक बार वापस बताओ ना, कनेक्शन ब्रेक हो गया था। अरे भाई इसमें साइज हम बोल रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ और कम, फिर फ्लोरीन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ और कम। क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो कार्बन का साइज बड़ा होता है फ्लोरीन से। यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। लोन पेयर रिपल्सन का कॉन्सेप्ट सेम पीरियड में तभी एप्लीकेबल होता है जब दोनों बॉन्डेड एटम्स पर लोन पेयर हो, ठीक है, तभी हम लोग अप्लाई करेंगे। हाँ सर। क्योंकि लोन पेयर रिपेल तो तभी करेंगे ना जब दोनों पर हो, तभी तो रिपल्शन हाँ, होगा। हाँ। अगर दोनों पे नहीं होगा तो किस बात का रिपल्शन? समझे? हाँ सर। चलिए सर थर्ड पॉइंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में भी देख सकते हैं ना। नहीं, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ बस वैसा ही मानो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खुद की केमिस्ट्री नहीं बनानी। हाँ सर। सी पॉइंट, बॉन्ड लेंथ में ही हम लोग चल रहे हैं। अब बॉन्ड लेंथ किससे इफेक्ट हो सकती है? ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ है तो बॉन्ड ऑर्डर से तो इफेक्ट होगी ही होगी। अब बॉन्ड ऑर्डर तो ठीक है, बहुत बच्चों को पता होता है, हाँ बॉन्ड ऑर्डर से इफेक्ट होगी, बट इसमें ना एक दो चीजें हमें सोचनी पड़ेगी, कहाँ कंपेयर करना है कहाँ नहीं। तो हम लोग बोलते हैं क्या, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, ये तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ सर। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, बट ऐसा नहीं है कि तुम बस मन मर्जी में आए और गधे घोड़े तुमने ले जाके कंपेयर कर दिए कि भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेके आ गए और कहीं से लेके आ गए क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, तो बोले इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। ऐसे कंपेयर नहीं करना है ना, ये नहीं चलेगा और ऐसे क्वेश्चन कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसमें बोलते हैं एप्लीकेबल व्हेन
बॉन्डेड एटम्स आर सेम। हम लोग तभी अप्लाई करें जब दो लोग जो बॉन्ड बना रहे हैं ना वो एटम, वो बॉन्डेड एटम सेम हो। लाइक जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन किया क्या कि डिटरमाइन एस एंड ओ बॉन्ड लेंथ इन SO3 2- एंड SO4 2-। सल्फेट और सल्फाइड में बॉन्ड लेंथ को डिटरमाइन करो, कंपेयर करो। तो देखो मुझे पता है कि जो सल्फाइड होता है वो तो ये होता है और जो सल्फेट होता है वो ये होता है। अब S एंड O में ही कंपेयर हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर से देख सकते हैं। इसमें मैं देखूं तो बॉन्ड ऑर्डर 1.33 होगा, ठीक है, हमें पता है, हाँ ऐसा ही होगा। इसमें मैं देखूं तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा। तो बताओ बॉन्ड लेंथ ऑफ S एंड O बॉन्ड किसमें ज्यादा है? बोलो, सल्फाइट में पहले ज्यादा वाले है? में हाँ तो हम बोलेंगे सल्फाइट में SO बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सल्फेट। तो सेम बॉन्डेड एटम हो तभी कंपेयर करना है। समझ में आती है बात? हाँ सर। बोलो। नेक्स्ट डी पॉइंट क्या है हमारे बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने का। चलिए हा हम बोलते हैं परसेंटेज एज कैरेक्टर, इससे भी हम लोग कंपेयर कर लेंगे। परसेंटेज एज कैरेक्टर, परसेंटेज एज कैरेक्टर क्या बोलता है? पहले तो रूल को याद रखें। अब रूल को याद रखने का तरीका क्या है, परसेंटेज एज कैरेक्टर से बॉन्ड लेंथ कैसे हम लोग याद रखें, इसके लिए तुम अपने दिमाग में बेंट रूल को सोचो और sp3 डिहाइब्रिडेशन को लेके आओ। तो तुम्हारा क्या कहता है फिर तुम्हारा मन कि क्या होना चाहिए? परसेंटेज एज कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम या ज्यादा? कम। कम, क्योंकि जो इक्वेटोरियल थी उसमें परसेंटेज एज कैरेक्टर था और बॉन्ड लेंथ कम थी, और जो एक्सियल था वह परसेंटेज एज कैरेक्टर नहीं था, बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी। इसलिए हम लोग बोलते हैं परसेंटेज एज कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये मैंने याद रखने का तरीका बता दिया था, परसेंटेज एज कैरेक्टर बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब क्वेश्चन आ गया तो कैसे पता लगेंगे, मतलब हमें क्या पता चलेगा? अब ऐसा नहीं है कि अंधे होके हर जगह परसेंटेज एज कैरेक्टर का फंडा अप्लाई करने लग जाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए भी एक हमें ये याद रखना पड़ेगा कहाँ एप्लीकेबल। तो हम बोलेंगे एप्लीकेबल व्हेन बॉन्डेड एटम आर सेम, मतलब बॉन्डेड एटम सेम हो, पहली कंडीशन तो ये, एंड बॉन्ड ऑर्डर इज ऑल्सो सेम, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम हो। अगर अब देखो सिंपल सी बात है, बॉन्डेड एटम सेम है, बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग हुआ तो तब तो हम बॉन्ड ऑर्डर से डिफाइन कर देंगे ना, तब हम परसेंटेज एज कैरेक्टर का जरूरत ही क्यों पड़ेगा। बट जब परसेंटेज एज कैरेक्टर का जरूरत कब पड़ेगा, जब बॉन्डेड एटम सेम हो और बॉन्ड ऑर्डर भी सेम हो। देखो एक एग्जांपल से बताता हूं मैं ना, जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास एक तो SO2 है और एक SO3 है। किसी ने बोला सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बताओ, तो SO2 का पहले तो हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि भैया SO2 देखो, SO2 तो ऐसा दिखता है और SO3 दिखता है ऐसा। तो दोनों में देखो सल्फर और ऑक्सीजन बॉन्ड में कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में बॉन्ड ऑर्डर क्या सेम है? हाँ। अब परसेंटेज एज कैरेक्टर निकालना है, हमेशा परसेंटेज एज कैरेक्टर निकालने की बारी आती है तो वो सेंट्रल एटम का ही निकाला जाता है। उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन पता लगाओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसका भी sp2 इसका भी sp2, तो परसेंटेज एज कैरेक्टर तो हम लोग निकाल ही नहीं पा रहे। तो देखो निकाल पाएंगे हम लोग, बिल्कुल निकाल पाएंगे। अगर हम लोग परसेंटेज एज कैरेक्टर की बात करें तो देखो पहले तो मैं रिजल्ट बता देता हूँ। परसेंटेज एज कैरेक्टर की बात करें तो SO3 में ज्यादा है परसेंटेज एज कैरेक्टर। SO3 का मतलब जो SO3 का जो सल्फर है उसमें परसेंटेज एज कैरेक्टर ज्यादा है। कोई मुझे बता सकता है क्यों? सिग्मा बॉन्ड ज्यादा है इसलिए। ओ माय गॉड, देखो ऐसा नहीं होता। हम लोग बोलते हैं कि जो SO2 था उसका जो एस कैरेक्टर था, SO2 में जो सल्फर का एस कैरेक्टर था वो कौन ले गया?
लोन पेयर। लोन पेयर। लोन पेयर ले गया क्योंकि लोन पेयर को बड़ा प्यार है परसेंटेज एस कैरेक्टर से। तो SO2 में जो सल्फर का एस कैरेक्टर था वो तो लोन पेयर ले गया। अब इस सल्फर के पास थोड़ा कम ही बचा है एस कैरेक्टर, तो SO2 के पास परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा हुई? SO2 में जो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड है वो थोड़ा लॉन्गर है एज कंपेयर टू SO3 का सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड। वैसे इसको करने का एक और मेथड मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला सीखना भी जरूरी है। वहां से तो ऑक्सीडेशन स्टेट से भी देख सकते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा, पहले परसेंटेज एस कैरेक्टर देख लो। जैसे मान लो इसमें एक और एग्जांपल है, ये दोनों ही एग्जांपल काफी पॉपुलर एग्जांपल्स है। जैसे मान लो कोई तुमसे पूछे CH4 है, CH3F है, CH2F2 है और CH क्या होगा CHF3 है ना। अब कोई तुम्हें पूछे इसमें क्या है CH बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर क्या आएगा? CH बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? क्या आएगा? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या आएगा? CHF3 में सबसे कम होगा। CHF3 में सबसे कम होगा। देखो मैं ना पहले स्ट्रक्चर बना देता हूं सभी की। अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ ऐसा बना दिया है मैंने, ठीक है। अब देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें है ना, तो यहाँ पर सभी पे मैं ऐसे लिख रहा हूं। अगर इसका एस कैरेक्टर इतना ज्यादा है तो इसका इतना ज्यादा है, इसका इतना ज्यादा है और इसका इतना ज्यादा है। सबसे ज्यादा लास्ट वाले में, क्यों? 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उनको एस कैरेक्टर नहीं चाहिए। हाँ क्योंकि है ना सबसे लास्ट वाले में CHF3 है। अब उसके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन ज्यादा है, फ्लोरीन को एस कैरेक्टर चाहिए नहीं, वो अवॉइड करेगा। अवॉइड करके किसको दे देगा? कार्बन को। कार्बन। अब उसने कार्बन पर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा दिया, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा मतलब बॉन्ड लेंथ कम हो गई। तो CH4 में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ होती है वो CHF3 की कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होती है। समझ गए? चलिए अब लास्ट तो नहीं है। हाँ बोले सर आप वो कैसे देख रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मतलब कौन फेवर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है? जैसे लोन पेयर आप बोल रहे हैं कि लेके जा रहा है और ये मान लो तुम, ये मैंने बता दिया ना, एस तो परसेंटेज एस लोन पेयर होगा वो परसेंटेज एस कैरेक्टर लेके जाएगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो देके जाएगा। इसमें और कुछ है क्या सर एग्जांपल? नहीं बहुत है ना, ये दो का इतने इससे अच्छे एग्जांपल कहीं नहीं मिलेंगे। SO2 SO3 और ये वाले एग्जांपल बहुत मतलब गजब एग्जांपल है। ठीक है सर। ठीक है। और मैं मतलब श्योर हूँ तुम में से आधे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिन्होंने परसेंटेज एस कैरेक्टर से बॉन्ड लेंथ कभी पढ़ा ही नहीं होगा। सर लोन पेयर होगा तो एस कैरेक्टर लेके जाएगा, यही बोला ना आपने अभी। लोन पेयर होगा तो एस कैरेक्टर लेके जाएगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो दे के जाएगा। वो अवॉइड करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अवॉइड करेगा तो वो दे के जाएगा, है ना। अब देखो चाहो तो परसेंटेज एस कैरेक्टर से देख लो, इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। बट मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कि दोनों ही आने चाहिए, क्योंकि अगर हमें जितनी ज्यादा चीजें आएगी हमारे लिए उतना ही फायदेमंद है। और ऑब्वियसली रिपीटर में हो तुम लोग तो तुम्हें तो बेसिक तो तुम्हारी क्लियर है, तो ऊपर लेवल की सारी चीजें हमें सीखनी है, तो सारी चीजें हमें आनी चाहिए। तो ई है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर से भी बॉन्ड लेंथ हम लोग देखते हैं। वो अल्टरनेटिव मेथड है परसेंटेज एस कैरेक्टर का। कैसा? हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, है ना। ऐसा होता है जैसा परसेंटेज एस कैरेक्टर इनवर्सली था सेम वैसा ही है, इसका अल्टरनेटिव मेथड मान लो इसको, है ना। एप्लीकेबल कहाँ है? वहीं जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर था। एप्लीकेबल ओनली व्हेन bonded atoms applicable only when bonded atoms are same and
बॉन्ड ऑर्डर इज सेम। अब देखो सेम एग्जांपल ही करवाएंगे हम लोग। एग्जांपल नंबर 1, क्योंकि मैंने तो बोला ऑल्टरनेटिव मेथड है, तो एग्जांपल नंबर 1 क्या है, वही सेम SO2 एंड SO3। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर, ठीक है, बोलो। हाँ। S एंड O बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इसमें ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बात खत्म। दूसरा वाला एग्जांपल CH4 CH3F CH2F2 और CHF3। कार्बन का, सभी में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए मेरे को। +2 0, पहले वाले में -4 आएगा। -4 आएगा, -2 0 +2। तो इधर से इधर जा रहे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं C एंड H बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर से देख सकते हो। देखो बच्चों को जनरली क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड बहुत अच्छा लगता है, अरे इसमें तो 2 मिनट में हो गया, बट मैं तुम्हें वापस एडवाइस करूंगा परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला मेथड भी हमें आना चाहिए। इतना क्लियर है सर, सभी को? हाँ सर वो जो परसेंटेज कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, वो एक बार एक्सप्लेन करिए ना। देखो अगर तुम्हें याद रखना है परसेंटेज एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो इसको कैसे याद रखो हम लोग, कि कभी भूले नहीं। क्योंकि तुम्हें ये तो याद रहता है ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अगर टीबीपी है तो एक तो इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है, एक एक्सियल होता है, और तुम्हें ये भी पता है एक्सियल बॉन्ड लेंथ्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। हाँ सर। और हमें ये भी पता है कि एक्सियल बॉन्ड्स में एस कैरेक्टर 0 होता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक्सियल बॉन्ड पीडी से बन रहा है और इक्वेटोरियल बॉन्ड sp2 से बन रहा है। हाँ सर। तो वहां पर एस कैरेक्टर 0 है, मतलब एस कैरेक्टर कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, और इक्वेटोरियल में एस कैरेक्टर है तो बॉन्ड लेंथ कम, तो इसलिए हम बोल देंगे एस कैरेक्टर और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा सर, ठीक। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर के बाद लास्ट है जिससे हम लोग देखते हैं सर वो है, हाँ बोलो। सर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और वो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हमेशा वैलिड है कि मतलब हमेशा वैलिड है ना सारे कंपाउंड्स के लिए? हमेशा ही होगा वैलिड, और क्या। इतने सारे तरीके पता है ना, तो कभी कोई लगेगा कभी कोई लगेगा कभी कोई लगेगा। जैसे हमने ABCDEF इतने सारे मेथड से बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन किया, अब कहाँ कौन सा लगाना है ये तुम्हें ही सोचना है, ठीक है। आइसोटोपिक इफेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बोलते हैं heavier the isotope, shorter and stronger the bond। ये चीज तो शायद तुम्हें पता भी होगी पहले। अगर आइसोटोप हैवी होता है तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है। लाइक अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ा होगा? CH। कार्बन हाइड्रोजन बड़ा होगा। ठीक है, ये तो पता होगा, ऑर्गेनिक में तो बहुत ज्यादा काम आता है ना। चलिए अब हम लोग बात करें बॉन्ड एंगल्स की। तो बॉन्ड एंगल में तो बहुत मामला खराब सा ही रहता है बॉन्ड एंगल में, फिर भी पढ़ाना पड़ेगा ही। चलो हमने बॉन्ड पैरामीटर्स में देखो मेनली बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल ही पढ़ाता हूं मैं तो, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में हम दुनिया भर की चीजें कवर कर लेंगे। पहला हमने बॉन्ड पैरामीटर में बॉन्ड जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब सेकंड बॉन्ड पैरामीटर है मेरे पास बॉन्ड एंगल। सर ये जो आइसोट्रोपिक इफेक्ट लिखा है इसका रीजन है क्या कुछ? हाँ रीजन है, बिल्कुल है इसका रीजन। यार मैंने किसी टाइम पे पढ़ा भी था, मैं खुद ही भूल गया। इसका रीजन फिजिक्स से आता है, पर अब अपने को रीजन क्या है, रीजन कोई पूछता थोड़ी, अपने सिलेबस में नहीं है, अपन क्यों पढ़े। सर मतलब हेवियर से कैसे बॉन्ड पे? अरे इतना मान लो बहुत है हमारे लिए अभी के लिए, है ना। हम लोग बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, बॉन्ड एंगल कैसे कैसे अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन।
ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन से तो बॉन्ड एंगल पे फर्क पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज करोगे बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग एक चीज लिख देते हैं, व्हेन लोन पेयर इज एब्सेंट, है ना, लोन पेयर होगा तो बॉन्ड एंगल को और कम ज्यादा करता रहेगा, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल पे फर्क पड़ेगा, यस। तो हम बोलते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। और बाकी तो मैंने अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के टाइम अलग अलग बॉन्ड एंगल्स तुम्हें पताए ही हैं, लाइक जैसे sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बॉन्ड एंगल डायरेक्टली लिख दिए, है ना, कि भैया sp में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है, sp3 में सबसे कम। क्यों? क्योंकि इसमें 50% है s कैरेक्टर, इसमें जो s कैरेक्टर है 33.33 है, इसमें जो s कैरेक्टर है 25 है। बॉन्ड एंगल तुम्हें पता ही होगा, इसमें 180 डिग्री होता है, इसमें 120 डिग्री होता है, इसमें 109 डिग्री 28 मिनट्स। बट मैंने एक कंडीशन मेंशन करी है, व्हेन लोन पेयर इज एब्सेंट। तो लोन पेयर होगा तब क्या करेंगे, जब होगा तब तुम्हें खुद से ही सोचना पड़ेगा, कोई हम लोग यहाँ पर हार्ड रूल नहीं बना सकते कि लोन पेयर होगा तो बॉन्ड एंगल कितना कम ज्यादा क्या होगा, हार्ड रूल नहीं बना सकते। बॉन्ड एंगल सबसे पहले डिपेंड करता है किस पर, हमने लिखा हाइब्रिडाइजेशन पे। सेकेंड पॉइंट बी पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ लोन पेयर पे। अब ये कब लगाना है ये फंडा, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, जब हाइब्रिडाइजेशन इज सेम हो तब हमें लगाए। तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड एंगल से कैसे प्रोपोर्शनल होगा, कम हो, जितना ज्यादा उतना कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लोन पेयर ज्यादा बॉन्ड एंगल कम। हाइब्रिडाइजेशन सेम रखना, हाइब्रिडाइजेशन बदल दिया फिर लोन पेयर से कंपेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तब लोन पेयर से देख सकते हैं। लाइक जैसे एग्जांपल हम लोग ले CH4 NH3 H2O, पॉपुलर एग्जांपल है, बहुत कॉमन एग्जांपल भी है। तुम यहाँ पर देखना चाहो बॉन्ड एंगल को, तो हम लोग क्या बोलते हैं, H2 में सबसे कम रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन सभी का सेम है बट लोन पेयर बढ़ रहा है तो H2 में सबसे कम हो गया, है ना। ऐसे मान लो एक और एग्जांपल में करवाऊं, एक हमारे पास क्या है NH4 प्लस, एक हमारे पास NH3, है ना, और एक हमारे पास NH2 माइनस। तो इसमें कैसे देखेंगे बॉन्ड एंगल, NH4 प्लस में सबसे ज्यादा रहेगा और फिर डिक्रीज सेम है, क्योंकि NH4 प्लस में कोई लोन पेयर नहीं है, NH3 में एक लोन पेयर और NH2 माइनस आ गया तो एक्चुअल में 2 लोन पेयर आ गए हैं, इसलिए। चलिए सी बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, उस पे भी हम लोग देखेंगे, डिपेंड करेगा क्या। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। अब ये हम लोग कब देखते हैं, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, लोन पेयर सेम हो तब। तो इसको देखने का तरीका क्या है, हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। देखो इतने सारे प्रोपोर्शनलिटी के फैक्टर मैंने बता दिए, ये इसके प्रोपोर्शनल, वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये ऐसे याद नहीं रहेगा, सभी को समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट से। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब क्या है इसका, जैसे मान लो एग्जाम्पल से समझे हम लोग, मैंने एक लिया NCl3, एक मैंने लिया PCl3, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, टर्मिनल एटम सेम। अब देखो नाइट्रोजन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन। तो जो बॉन्ड के पेयर रहेंगे वो नाइट्रोजन की तरफ थोड़ा शिफ्टेड रहेंगे, ये बोल सकते हैं। ऐसे ही फास्फोरस और क्लोरीन में बॉन्ड के पेयर थोड़ा क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड रहेंगे, तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन कहाँ ज्यादा होगा, नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन। हम बोलेंगे मोर BP रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन यहाँ ज्यादा है, क्योंकि बॉन्ड पेयर पास में आ गए हैं, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब वो पास में आ रहे हैं, तो यहाँ रिपल्सन ज्यादा, तो यहाँ एंगल ज्यादा, समझे, बोलो।
हाँ सर। तो वैसे भी देख सकते हो नाइट्रोजन और फास्फोरस में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। बट जो मैंने मेथड बताया, जिस मेथड से समझाया उससे समझोगे, उससे याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डी। हमारा क्लास कब तक है? 11:15। 11:15। और वैसे शायद मेरी क्लास के बाद तो तुम्हारा कोई क्लास नहीं है ना? सर 3 बजे से है एडीएस सर। हाँ तो कोई बात नहीं, 3 बजने में तो बहुत टाइम है यार, इतना क्या टेंशन ले रहे हो। और एडीएस सर ने 3 बजे से बोला है ना, तो भी क्या पता सर ले ना ले। हाँ सर ये भी सही है। नेक्स्ट देखो, डी में बोला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। जैसे मैंने सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, अब डी है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ, हम लोग है ना ये बॉन्ड एंगल को खत्म करके ही जाएंगे, थोड़ा सा और है ना, 10 मिनट का और है, ऑफ टर्मिनल सर एटम। एक्चुअली एडीएस सर ने 3 बजे नहीं, उन्होंने डाले सुबह 3rd स्लॉट में लेंगे वो, तो शायद वो 11:30 से, तो मतलब वो भी हो सकता है कि वो 11:30 से कह रहे हो। टाइमिंग नहीं बताया सर ने, टाइमिंग नहीं बताया। एक बार पूछते हैं सर से, फिर आपको अरे इन्फॉर्म ठीक है कर यार, देंगे। टेंशन मत लो, सर तुम्हारी क्लास लेंगे, ले लेंगे सर। सर वैसे भी बहुत फ्लेक्सिबल है सर, ले लेंगे सर, 11:45 ले लेंगे। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम की बात कर रहे हैं हम लोग है ना। अब टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या फर्क पड़ेगा उसको हम लोग समझते हैं ना। अब हम लोग बात करें इसमें बॉन्ड एंगल की, तो पहले तो मैं लिख देता हूं है क्या, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। इसमें बोलते हैं बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, है ना। अब जैसे मान लो अगेन एग्जांपल लिखा मैंने वही सेम, इस बार टर्मिनल एटम अलग कर दिए ना, Cl Cl Cl। अब NF3 में बॉन्ड पेयर कहां शिफ्टेड रहेंगे? फ्लोरीन की तरफ। क्लोरीन के क्लोरीन की तरफ। तरफ। और इसमें क्लोरीन की तरफ, तो सेम लॉजिक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से बॉन्ड पेयर कहां शिफ्टेड रहेंगे वो पता लगा। बॉन्ड पेयर Cl NCl3 में पास है, तो यहाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, तो वहां बॉन्ड एंगल कम हो गया। ठीक है, बट इसमें ना एक लोचा है इस वाले रूल में, है ना। लोचा क्या है वो देख लो। हम बोलते हैं दिस इज applicable only when there is no steric crowding। मतलब जो टर्मिनल एटम है ना वो भारी भरकम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टर्मिनल एटम को रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रही तो वो अपनी स्पेस को बढ़ाएगा तो एंगल को भी बढ़ाएगा, है ना। सो देयर इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन व्हाट, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट तभी एप्लीकेबल है when there is no steric crowding between terminal atoms। if there is steric crowding, then bond angle is decided by क्या हम लोग लिखते हैं नीचे, bond angle is directly proportional to size of atom। कि भाई एटम जितना बड़ा होगा, टर्मिनल एटम, साइज ऑफ टर्मिनल एटम ना, कि टर्मिनल एटम जितना बड़ा होगा हमारा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। जैसे है ना, जैसे है ना, एग्जांपल लिया मैंने, 2 एग्जांपल लेता हूँ, एक छोटे टर्मिनल एटम का, एक बड़े टर्मिनल एटम का। जैसे मैंने लिखा एक तो H2O और एक OF2। अब दोनों में टर्मिनल एटम छोटे हैं या बड़े हैं? छोटे। अब इसमें बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ रहेंगे, इसमें बॉन्ड पेयर फ्लोरीन की तरफ रहेंगे, है ना। किधर जाएगा, क्या होगा? इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, H2O का ज्यादा होगा। H2O का। H2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, है ना। ठीक है, अब बड़े टर्मिनल एटम पर आ जाते हैं, जैसे OI2 और OBr2, ये बड़े बड़े टर्मिनल एटम है, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। OI2। OI2।
OI2 क्योंकि आयोडीन का साइज पड़ा है ना। अच्छा इसमें एक ऑर्डर भी लिखवा देता हूँ जो बहुत जगह शीट में ही मिल जाएगा, पेपर में भी आ जाता है, तो डायरेक्टली याद रख लो क्या है। अगर मैं बात करूं ऑर्डर की, जैसे ClO2 और Cl2O बॉन्ड एंगल, तो हम बोलते हैं ClO2 और Cl2O, तो ClO2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, इसका 118 डिग्री होता है, इसका 111 डिग्री। तो चलिए बॉन्ड एंगल हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। सर हाँ बोलो। सर वो एग्जांपल 1 नहीं समझे सर। कौन सा एग्जांपल 1? इसमें क्या समझ नहीं आया? सर वो मतलब आपने बोला कि साइज बड़ा रहेगा तो साइज बड़ा, हाइड्रोजन। साइज, हाँ तो यहाँ पर लिखा है दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज नो स्टेरिक क्राउडिंग। यस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोरीन खुद छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पर कोई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है ना। हाँ सर, अच्छा बस वैसे। हाँ ठीक है। हाँ हाँ ऐसे ही, अगर साइज बड़ा होगा टर्मिनल एटम का तब हम लोग साइज से जाएंगे, अगर साइज छोटा है टर्मिनल एटम का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट मतलब बॉन्ड पेयर रिपल्शन वाले कॉन्सेप्ट से जाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है सर। सर साइज कैसे डिसाइड करेंगे? साइज कैसे डिसाइड करेंगे? साइज बस अभी तक जितना पड़ा है पीरियोडिक टेबल में वो उन सब के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा। हाइड्रोजन फ्लोरीन छोटे छोटे होते हैं, अब इसमें क्या डिसाइड करना है। अच्छा सर। और कोई डाउट है किसी को? सर एक बार NH4+ का हाइब्रिडाइजेशन बताओ ना। अरे यार अभी मैंने एक मेथड बताया था ना हाइब्रिडाइजेशन और शेप निकालने का। हाँ सर। इसमें मैंने क्वेश्चन करवाए थे I3+ I3-, वो कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करना है एक बार। ठीक है सर। सर मुझे ये डाउट था कि sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर ज्यादा होने के बाद भी इक्वेटोरियल बॉन्ड लंबा क्यों है? तो तभी तो वो स्टार मार्क करके लिखवाया मैंने अलग से। अच्छा ठीक, वो फिर खाली एज एक्सेप्शन याद करना। हाँ IF7 के लिए। और कोई डाउट है किसी को? सर ये ClO2 बड़ा क्यों होगा OCl2 से? इसका स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है? कहाँ गया है? ऊपर नीचे। हाँ क्या हुआ, क्या दिक्कत है? देखो इसको हम लोग वैसे तो एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, या फिर हम लोग इसमें मतलब बहुत अलग से इसलिए लिखवाए क्योंकि होना हमें लग तो रहा है OCl2 का बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 Cl लगे हैं तो उनका साइज भी थोड़ा थोड़ा बड़ा है। अब Cl पर 2 O2 लगा दिए, अब दोनों का तुम पहले तो हाइब्रिडाइजेशन बताओ मुझे। जैसे Cl2O में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सर OCl आपकी में आवाज नहीं आ रही थी। वॉइस आ रहा है? अभी आ रहा है? हाँ सर। चलो मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूँ। OCl है ना, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और ClO2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? पहले तो ये बताओ, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन बताओ। हाइब्रिडाइजेशन इसमें तो पता है sp3, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताओ। इसमें देखो मैं अभी इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर है ना ऑड इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जा रहा है। और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी वाला मैं कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ाऊंगा बाद में, अलग से पढ़ाऊंगा बिल्कुल, कि ऑड इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करते हैं, कैसे हम लोग बोलते हैं कि कौन डाइमर बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, कौन सा लोन पेयर या फिर कौन सा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा कौन सा नहीं करेगा, उसको एक बार हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग ये समझ में आ जाएगा। अभी के लिए मैंने डायरेक्ट लिखा है तो उसको डायरेक्ट पढ़ लें, ठीक है सर सर एक डाउट था सर, NO का प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? NO का जैसा जैसा तू सोच रहा है वैसे ही रहेगा। एन या तो कहीं कहीं पे ऐसा होता है N डबल बॉन्ड O एक बना दिया बॉन्ड में जाता है। 3, हम लोग को हाँ, सर मतलब एक बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके दिखाया था, तो वही डाउट था। हाँ हाँ वैसा भी मान सकते हैं क्योंकि कभी कभी कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा होता है कि NO 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। हाँ कहीं कहीं पे कोई कोई लोग ऐसा भी बना देते हैं